जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। आज मैं आपका एजुकेटर शुभम। आज स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ HIS 103, यानी जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिस्ट्री का आप कह सकते हो थर्ड पेपर, जिसका नाम है HIS 103। आप देख सकते हैं हिस्ट्री का पेपर है और 2022-23 यानी प्रीवियस ईयर का जस्ट पेपर है, जिसके एग्जामिनेशन हुए थे जनवरी में। तो स्टूडेंट, ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का है और इस पेपर के टाइटल की बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया अप टू 1206 AD, यानी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया की बात करेंगे 1206 AD तक। स्टूडेंट, इस पेपर में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठिएगा, छोटी छोटी सी बातों को नोट करिएगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो सके। स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा कि HIS 103 का ये 2023 का पेपर, हमने 2022 का भी पेपर अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उस क्वेश्चन को भी जाकर देख लीजिएगा। स्टूडेंट, 50 MCQ क्वेश्चन बस आएंगे इस बार, मिड टर्म का पेपर नहीं हो रहा है, तो यानी जो रिटन पेपर था वो अब नहीं होगा, तो 50 MCQ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 75 मार्क्स के वो रहेंगे। 1.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे DDU एग्जामिनेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी और एग्जाम से रिलेटेड हर कंटेंट आपको मिलता रहे। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, हु रोट हर्षचरित्र? हर्षचरित्र किसने लिखा? तो स्टूडेंट, हर्षचरित्र लिखा, ये तो आपको पता होगा, बाणभट्ट ने। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बाणभट्ट। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि आप जो एशियट हिस्ट्री का भी पेपर जो होता है ना, उसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है, और इस पेपर में और BA फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो एशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है वो आपके इस सिलेबस से भी बहुत मैच करता है। तो आप एशियंट हिस्ट्री का भी अगर आपको टाइम मिलेगा तो वीडियो जाकर देखिएगा और देखिएगा कि उसमें भी कैसे क्वेश्चन आए थे। काफी सारे यहाँ के क्वेश्चन उसमें भी आए हैं और उसके क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये मेरा ऊपरी जानकारी था। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? किंग हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित लिखा बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने ही जो हर्षवर्धन का वो क्या था, दरबारी कवि भी वही था, बाणभट्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन वाज बाणभट्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई है? नागानंद इज अ संस्कृत प्ले रिटन बाई, ठीक है। तो बात करता हूँ स्टूडेंट, जो हर्षवर्धन था वो खुद ही एक बड़ा का साहित्यकार था। ठीक है, और उसने नाटक लिखे। तो ये जो नाटक लिखा गया ना, इसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक जो है हर्षवर्धन ने खुद स्वयं लिखे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, हर्षवर्धन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन की बल्लवी विजय का जिक्र निम्नलिखित में से किस शिलालेख में पाया जाता है? ठीक है, यानी विच ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब अबाउट द बल्लवी विक्ट्री ऑफ हर्षवर्धन? तो स्टूडेंट, अब आपको देखना है, ठीक है, इसमें जो टिक है सारी उन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं देना है, मैं जो बातें बताऊंगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट, साथ ही साथ कहूंगा, क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ रहे हो तो आंसर को क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बल्लवी विजय का किस शिलालेख में उसका जिक्र पाया जाता है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ऑप्शन सी सही है, नौसारी कॉपर इंस्क्रिप्शन। अब बता देता हूं, अब छोटी बात, अब जरा नोट करिएगा। देखिए, जो ए होल, जो ऑप्शन 1 कह रहा है ना, ए होल इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में बात करता है स्टूडेंट। ये कर्नाटक के जैन मंदिर में 29 पंक्तियों वाला संस्कृत का अभिलेख है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक के जैन मंदिर में है। ठीक है, कर्नाटक का हर्षवर्धन से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब बाकी है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है स्टूडेंट, इसको याद करेगा, नोट डाउन करेगा, ये रुद्रदामन का है। ये किसका है? रुद्रदामन 1 का है। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम का है। अब नवसारी ताम्र अभिलेख, जो ऑप्शन सी कह रहा है, हमें हर्ष के बल्लवी विजय का जिक्र इसी पे मिलता है। ठीक है, इससे हमको ये भी पता चलता है कि हर्ष ने बल्लभी सम्राट, बल्लभी का जो राजा था, ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था। ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था, और बाद में जो उन दोनों की दुश्मनी थी, हर्षवर्धन ने उसकी बेटी से विवाह के उपरांत दोनों की शत्रुता, ध्रुवसेन से उसकी वो शत्रुता खत्म हो गई थी। ठीक है, ये सारा जिक्र हमको नवसारी ताम्रपत्र अभिलेख पर से मिलता है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जो ऑप्शन डी कह रहा है स्टूडेंट, इसके बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि सारे के बारे में बता दिया। जो ऑप्शन डी कह रहा है, तो ये जो ऑप्शन कह रहा है, ये जो है गुप्त काल की भूमि बिक्री का जिक्र मिलता है। दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त काल का है ये, और इसमें भूमि बिक्री के बारे में एक जिक्र मिलता है। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? यानी विच ऑफ दीज रूलर डिफीटेड बाय हर्षवर्धना टू मेक कन्नौज एज हिज कैपिटल? तो टॉकिंग अबाउट हर्षवर्धन, तो ही डिफीटेड शशांक। किसने किसको हराया? शशांक को हराया। ठीक है,
और शशांक को हराकर इसने अपने कन्नौज को क्या बना लिया, राजधानी बनाया। थानेश्वर पहले हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी वर्धन वंश की, और वर्धन वंश की राजधानी को हर्षवर्धन को हराने सॉरी शशांक को हराने के बाद जो है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी, अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना था और 647 ईस्वी तक शासन किया था। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था और समूचे भारत में इसने अपने ताकत का लोहा मनवाया था। ठीक है। और शशांक द्वितीय के बारे में स्टूडेंट आप बताऊंगा, शशांक इतना खुखार राजा था कि इसने बोधि ट्री को ही कटवा दिया था। इतना कट्टर राजा था बौद्ध धर्म के खिलाफ। ठीक है। और इसने क्या कर दिया था, बोधि ट्री जहां पे बुद्ध को ज्ञान मिला था उसी ट्री को, बोधि वृक्ष को ही कटवा देने का व्यक्ति यही था। चलिए अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो जो कह रहा है कि पुलकेशिन वाज विक्ट, अब पुलकेशिन ने ही, पुलकेशिन द्वितीय एक्चुअली, ये पुलकेशिन है पुलकेशिन में भी ये कौन है, इसको पुलकेशिन द्वितीय कहते हैं। ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड ने 618, जो ऑप्शन 8 ए कह रहा है ना, 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, यानी जो मतलब बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, उसने इनको हरा दिया था। किसको, हर्षवर्धन को हरा दिया था। पुलकेशिन ये भी एक बहुत वीर राजा था। जो पुलकेशिन द्वितीय था ये भी वीर राजा था। और इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को जब हराने के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराने के बाद कौन सा उपाधि लिया, तो इसने अपने आप को परमेश्वर की उपाधि दी और परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की। दोनों बातें आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया। तो जो चालुक्य वंश का ये राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इसने नर्मदा नदी के तट पे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को हराया था। स्टूडेंट साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि HIS 101 102 का वीडियो भी हमने अपलोड किया है, तो वो भी आप जाके देखना नहीं भूलिएगा। या आप हमारे चैनल पे चल जाएगा और BA फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में चल जाएगा, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक पास मिल जाएंगे। स्टूडेंट साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है। ये तो रही बात है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीयूकी नामक यात्रा, अब देखिए मात्रा लिखा है, कई बार स्टूडेंट बहुत गलतियां रहती है, आप हिंदी इंग्लिश में मिलाएंगे, ये मात्रा नहीं यात्रा है। यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो सीयूकी जो है ना, वेन सॉन्ग से जुड़ा हुआ है, और वेन सॉन्ग ने ये पुस्तक लिखी है सीयूकी। ठीक है। इसने हर्ष के काल में ये भारत आया, हर्षवर्धन के काल में और 15 साल तक भारत में रहा। भारत की शिक्षा प्रणाली का जिक्र इसने अपनी इस पुस्तक में सीयूकी में किया है, जिसमें व्याकरण, विज्ञान, कला, शिल्प, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र की बात, इसने भारतीय दर्शन की बात अपनी किताब सीयूकी में की है। चलिए अगला क्वेश्चन, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। अब हु आर द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। तो गजनी जो था ना, वो तुर्क मुसलमान राजवंश था। तुर्क याद रखिएगा, पूछा जाता किस वंश से था, तो पहली बात आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, तुर्क मुसलमान का राजवंश था। 975 ईस्वी में गजनी राजवंश की संस्थापना, जो ऑप्शन सी है, देखिए उसमें टिक पे मत जाएगा, मैं जो फैक्ट्स बताऊंगा उसको आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। तो सुबुक्तगीन ने इसकी स्थापना की 975 ईस्वी में, और इसने अपने ससुर के मरने के बाद ये गद्दी पे बैठा था, और इसी का पुत्र था महमूद गजनी। ठीक है। महमूद गजनी इसी का पुत्र था। ठीक है। 975 ईस्वी में राजवंश की स्थापना की, और गजनी ने भारत पे कुल 17 आक्रमण किए थे। जो इसका पुत्र था गजनी, सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। 1001 से लेकर 1027 के बीच भारत पर 17 आक्रमण। ये क्वेश्चन सब पूछे गए, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी था, ऑप्शन कह रहा है महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी। ये बिल्कुल नहीं था। उत्तराधिकारी मतलब इनके बाद तो राजा बना है, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं कह सकते इसको हम। ठीक है। सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गोरी नहीं। फिर कह रहा है गजनी का सामंत, ये भी नहीं था। बगदाद के खलीफा का उत्तराधिकारी कोई नहीं। तो उसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऐसा मोहम्मद गोरी इसमें से कोई नहीं था। ठीक है। मोहम्मद गोरी जो था वो गोरी वंश का आया था। ठीक है। तो और उसने जो है पृथ्वीराज चौहान से पानीपत की लड़ाई की थी। ठीक है ना। तो इसमें ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप कह सकते हो कि मोहम्मद गजनवी का उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि तुरंत बाद नहीं बना था, इसलिए हम उत्तराधिकारी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, बाद का राजा था मोहम्मद गोरी के बाद, इस बात में दम है। ठीक है। महमूद गोरी का गुलाम जो था, अब इसका गुलाम के बारे में भी पूछिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना भारत में की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाया। इन विच ऑफ दीज इस्लामिक रूलर क्वाइंस वर स्ट्रक द इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो गॉडेस लक्ष्मी का जिक्र किस पे है, तो मोहम्मद गोरी ने। ठीक है। जैसा चल रहा था
ठीक है, एकदम वैसे ही, कुछ भी उसने सिक्कों को में बदलाव नहीं किया था। और मतलब उसने भी अपने वाले समय में उसने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखे हुए सिक्के चलाए थे, तो ये मोहम्मद गोरी ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया? तो नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटियों को तोड़ने का श्रेय जो लेके बैठा है वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन लिख दिया है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी ही था। ठीक है, और अगर विक्रमशिला की स्थापना की बात करेंगे स्टूडेंट, मैंने और सारे वीडियो में बताया कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया था? राजा धर्मपाल ने की थी। और इसने कई एकड़ भूमि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के लिए दी थी। ठीक है, और छात्रवृत्ति के मसले को, छात्रवृत्ति अधिक से अधिक प्रदान करने को, छात्रों को पढ़ाई के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी राजा धर्मपाल द्वारा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने की थी, तो आपको याद रखना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में किसने किया? तो देखिए, जब भारत में कि इन 1712 एडी मोहम्मद बिन कासिम हैज अटैक्ड ऑन इंडिया, तो किसने अटैक किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन ए इज मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला? तो भारत में सबसे इसी मोहम्मद बिन कासिम ने, इसने सबसे पहले जजिया कर वसूला। ठीक है, जजिया कर सबसे पहले वसूला इसी ने। ठीक है, और सबसे पहले उसने सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया, सिंध प्रांत के देवल में लगाया, और वहां से इसके बाद फिरोज तुगलक और कई राजाओं ने भी जजिया कर लगाया, और जजिया कर खत्म करने का श्रेय अकबर को भी जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटी बातें आप याद रखोगे कि जजिया कर लगाने वाला एक और था, फिरोज तुगलक भी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के दरबार में कौन विद्वान था? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, तो ये तीनों जो थे ये सारे थे। ठीक है, जो इसका इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार, वो उत्बी था। ठीक है, अलबरूनी ने भी अल हिंद जैसी कुछ किताबें लिखी है, मैं आगे अभी आपको उसको बताऊंगा कि अलबरूनी था ये। उल हिंद क्वेश्चन आ रहा है, फारसी विद्वान था। ठीक है, तो अभी आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह भी रहा है, किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो इसने अलबरूनी ने की है। ये किताब किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। ठीक है, द वर्क किताब उल हिंद वाज रिटन बाय फारसी, ये लैंग्वेज का विद्वान था, फारसी विद्वान था। 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ 1017 में भारत आया था। और इसी को माना जाता है कि इसी ने मतलब सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन किया था, जिससे प्रभावित होकर सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने कई बार लूटा था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बुत किसन, ये बुत सिकन होना चाहिए, तो बुत किसन लिखा हुआ है, देख रहे हैं स्टूडेंट? तो यही कह रहा था कि थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो बुत सिकन जो है वो महमूद गजनवी को कहते हैं। वो मूर्तियों को देखते ही चिढ़ जाता था, और सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को मूर्ति भंजक, बुत सिकन मतलब जो मूर्तियों को तोड़ देता हो। ठीक है, तो महमूद गजनवी ही था जिसको बुत सिकन कहा जाता है। ठीक है, तो इसने इस सारे मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का श्रेय इसको भी जाता है। और दूसरा बुत सिकन कौन था? औरंगजेब था। एक तरह से उसको हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी मूर्तियों से बहुत नफरत करता था। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पे कुल आक्रमण कितने हैं? तो ठीक है, भारत पर मैंने बताया था कि गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण किए। कुल कितने आक्रमण किए मोहम्मद गजनवी ने इन्वेट पे? भारत पे 17 आक्रमण किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? मैंने यही क्वेश्चन आपको पहले बताया कि शशांक इतना क्रूर राजा था कि इसने बौद्ध के बोधि ट्री को क्या कर दिया था? कटवा दिया था। जो ये बोधि वृक्ष था बोध गया में, स्टूडेंट आपको बताऊं कि एक जो है पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 531 ईस्वी में भगवान बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। 2 बार नष्ट हुआ। एक बार माना जाता है राजा अशोक की एक रानी ने इसको नष्ट कराया, जो वैश्य वंश की थी, और उसने बाद में वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई, और ये पेड़ फिर से उगाया। फिर इसको दूसरी बार शशांक ने जला दिया, पेड़ फिर से उगाया। ठीक है, मतलब तो वो दूसरे वंश का वृक्ष हुआ। फिर तीसरे बार में 1880 में ये क्या होगा कि आपदा के कारण, जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और भूकंप के नाते ये पेड़ नष्ट हो गया। और 1880 में लॉर्ड कनिंघम ने कि अनुराधापुरम से मंगा, जो श्रीलंका में है, यहीं से आपको बता दो स्टूडेंट, जरूरी बात है तो आपको जानना चाहिए इतिहास की बातें। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संयोगिता को इसी पेड़ वृक्ष की जड़ों से निकले हुए पौधे को लेकर भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने को, और वहीं पे वो वृक्ष लगाया गया था। तो बाद में 1880 में जब यहाँ पे ये वृक्ष खराब हो गया था, 1880 के पहले, तो जो यहाँ का गवर्नर जो लॉर्ड कनिंघम था, उसने फिर अपने लोगों को अनुराधापुर श्रीलंका भेजा, और वहां से लाके इस वृक्ष को लगवाया गया। तो अभी भी ये जो तीसरे पीढ़ी या चौथी पीढ़ी का आप कहते हो, तीसरे पीढ़ी का ये वृक्ष आप कह सकते हो कि वहां पे अभी भी बचा हुआ है, वो तीसरे पीढ़ी का वृक्ष कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट अब भी सोचते हो कि क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बातें आपको जाननी चाहिए। ठीक है,
आप कमेंट करके बताइएगा कि मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि नहीं जो मैं बताता हूँ। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया? ये तो बातें मैंने आपको पहले ही बता दी कि हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था। कुल 15 से 17 साल तक ये भारत में रहा था, 15 साल तक। चलिए, और जाते वक्त बहुत सारी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबें ले गया था। किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत के अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए? तो बलपूर्वक अवशेष प्राप्त करने वाला शासक कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि फोर्सफुली जो बुद्ध के भगवान के दांत इसने हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से प्राप्त किए थे। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन का पूरे भारत पे एक तरह से उत्तर भारत में पूरा कब्जा था और ये वहां पे पहुंच गया था, तो वहां का राजा डर के ही वो संधि के नाते इनको हर्षवर्धन को दे दिया था। और हर्षवर्धन को एक दूसरा नाम मिला था, ये इसी की वजह से हर्षवर्धन को शिलादित्य का नाम से जाना जाता है। इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है? शिलादित्य, शिला पत्थर। तो ठीक है, तो शिलादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था? देखिए स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। ठीक है, राइट आंसर की जो महामोक्ष परिषद ऑर्गेनाइज किया जाता प्रयाग में हर 5वें साल किया जाता था। हर्षवर्धन उत्तर भारत का बहुत बड़ा महान राजा था। ठीक है, और बहुत धार्मिक था। माना जाता है 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करके वो अपने सारे जितनी जमा पूंजी, राजसी वस्त्र, यहाँ तक कि अपने राजसी वस्त्र तक दान कर देता था, अपनी पूरी कमाई दान कर देता था और फिर से शुरू से शुरुआत करता और फिर हर 5वें साल ऐसा करता था। जब उसने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था तो उसने 18 देशों के राजा जो थे उसके अधीन थे, राज्यों के, वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, महामोक्ष परिषद में। ठीक है, और हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षचरित्र में किस शासक को हूण हरिण केसरी कहा गया है? तो हूण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। ठीक है, और इसकी जानकारी हमको बाणभट्ट से की पुस्तक से मिल जाती है। ठीक है, और इसका एक भाई भी था स्टूडेंट, उनके बारे में भी अभी आपको आगे बताऊंगा। हर्ष का एक भाई भी था, चलिए उसके बारे में बात होगी अभी। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको हर्षवर्धन से जुड़ी हुई हर बातें, हर एमसीक्यू देख कर जाना है। ठीक है, गूगल करके भी देख के भी जाना है कि कुछ छूटे ना वर्धन वंश से। तो हर्षवर्धन वंश का हु स्टैब्लिश वर्धना डायनेस्टी? तो इट वाज स्टैब्लिश बाई पुष्यभूति। किसने स्टैब्लिश किया, किसने संस्थापक था? तो पुष्यभूति था। और इस बात का जिक्र भी हमको कहाँ मिलता है? बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र में इस बात की जिक्र है कि वर्धन वंश का स्थापक करता पुष्यभूति था। ठीक है, वर्धन वंश की राजधानी थी, तो मैंने बताया पहले, ये क्वेश्चन का आंसर पहले बता दिया कि वर्धन वंश की राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज को ले जाने का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है, विजय के बारे में भी बात कर ली है कि किसको हराया, क्या हुआ। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किया। ठीक है, तो गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत के बड़े भूभाग का पुनर्गठन किया। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी। हर्षवर्धन ही जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के बाद जो समुद्रगुप्त का पीरियड था जिसे भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसको एक पुनर्गठन करने का काम किसने किया था? मैंने बताया था ना, उत्तर भारत, और बहुत सारे राजा इसके अधीन थे। ठीक है, तो और उत्तर भारत का मतलब अधिकांश हिस्सा इसके कंट्रोल में था, तो हर्षवर्धन ने किया। ठीक है, पुनर्गठन का काम हर्षवर्धन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार, चीनी तीर्थयात्रियों का राजकुमार इसको माना जाता है, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में आया और इसने भारत में ही 15 साल तक रहकर बौद्ध धर्म की बहुत गहरी दीक्षा ली और जाते वक्त हजारों बौद्ध धर्म की किताबें अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर का महोदय नगर कहा जाता है। मतलब किस जगह को अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए विच सिटी नोन एज महोदया नगर? तो महोदय या महोदया श्री, तो एक्चुअली में महोदया श्री कन्नौज को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अपनी भव्यता के लिए कन्नौज को महोदय श्री या महोदया श्री के नाम से भी हम जानते हैं कन्नौज को। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में, जिससे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की? तो ये स्टूडेंट अब आपको इस बात को ध्यान देना है कि देखिए, जो है हर्षवर्धन ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट स्टूडेंट, एमसीक्यू। परम माहेश्वर की उपाधि धारण की, और इस उपाधि को धारण करने वाला एक और शासक था, नरेंद्र सेन ने भी परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, जो है। ठीक है, और बाकी जो बात करेंगे, हर्षवर्धन जो परम भागवत जो उपाधि थी ये धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो समुद्रगुप्त था। वो कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, हर्षवर्धन को एक नाम और उपाधि मिली, सकलोत्तर पथनाथ, सकलोत्तर पथनाथ भी कहा गया। इसका एक नाम शिलादित्य भी था। इसको हर्षवर्धन का एक और उपाधि नोट कर लीजिए स्टूडेंट, परम भट्टारक महाराजा अधिराज, परम भट्टारक महाराजा अधिराज की उपाधि, परम भट्टारक भी देता है और कभी महाराजा अधिराज भी पूछ लेता है, जबकि पूरा एक ही उपाधि है। इसको परम भट्टारक महाराजा अधिराज की उपाधि भी हर्षवर्धन को प्राप्त थी। ठीक है,
तो इस बात को आपको याद रखेंगे। और परम भागवत किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। और परम सौगात राजवर्धन की थी। जो राजवर्धन द्वितीय था, हर्ष का भाई राजवर्धन, उसकी उपाधि थी क्या? परम सौगात। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी? तो प्रतिहार राजवंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। प्रतिहार वंश की राजधानी पहले क्या थी? कन्नौज थी। और इसी को अपनी राजधानी बनाया हर्षवर्धन ने बाद में थानेश्वर से। ठीक है, और प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश को थोड़ा सा अच्छे से स्टूडेंट इसको भी देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? तो मैंने बताया परम सौगात थी राजवर्धन द्वितीय की, जो हर्षवर्धन का क्या था? बड़ा भाई था। ठीक है, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन जो था वो महाराजा धीराज जो है, तो परम भट्टारक की उपाधि हर्षवर्धन ने, और महाराजा अधिराज की उपाधि जो था प्रभाकर वर्धन, जो इनका हर्षवर्धन का पिता था, उसको भी महाराजा अधिराज कहा गया। प्रभाकर वर्धन याद रखिएगा कि उसको महाराजा अधिराज, और करेक्शन कर लीजिएगा, और परम भट्टारक की उपाधि हर्षवर्धन को थी। उसका पूरा जो उपाधि का नाम था परम भट्टारक महाराजा अधिराज हर्षवर्धन को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन कर रहा है, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो जो कह रहा है कि फॉलोइंग इज इन द गोल्ड कॉइन ऑफ हर्षवर्धन, तो क्या अंकित है? तो माता पार्वती और शिव, यानी शिव और पार्वती जी का अंकन है हर्षवर्धन के सोने के पृष्ठ यानी आगे के भाग पर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, शिव पार्वती। अगला क्वेश्चन, वेन सॉन्ग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो वेन सॉन्ग ने जो अपनी किताब लिखी है सीयूकी में, तो उसमें बताया कि 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे शिक्षा ले रहे थे, और 2,000 शिक्षक, और टीचर कितने थे? 2,000। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, शिक्षक कितने थे? 2,000, और विद्यार्थी 10,000। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम था वहां का शासक। कौन था? भीम प्रथम। 1026 ईस्वी में गजनी ने सोमनाथ मंदिर को क्या कर दिया था? इसको लूटा भी था, और 1026 में सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और उस समय राजा कौन था? भीम प्रथम था। कहा जाता है कि वो छोड़कर भाग गया था, और बाद में छोटा मोटा युद्ध लड़ा था। ठीक है, भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? यानी मोहम्मद बिन कासिम जो आया सिंध में, विजय कब प्राप्त किया उसने? तो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, 712 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो भारत पे सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम था। ये बात मैंने पहले बताया, और वो कहाँ का था? अरब का था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, अरब। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पे हमला पहली बार किया, जो पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में था। तो ये क्या थे? अरब का था। ठीक है, आपको याद रखना है कौन कहाँ से, कौन तुर्क है, कौन अरब है, कौन मंगोल है, ये सब बात को ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा युद्ध है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? अब भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना यानी उसकी गढ़ शक्ति पावरफुल हो गई। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसमें हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का हुआ, जिसमें पृथ्वीराज को हार मिली। ठीक है, ये जो है तराइन का द्वितीय युद्ध थानेश्वर हरियाणा के पास है। जो तराइन का युद्ध हुआ था थानेश्वर हरियाणा के पास, जिसमें पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी से हार मिली। प्रथम युद्ध जो हुआ, और यह क्या था? 1192 में। ये किस ईयर में तराइन का, अगर क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किस ईयर में हुआ था, तो 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज को विजय मिली थी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, पृथ्वीराज विजय की का लेखक कौन है? तो जयानक। इस बात को भी याद रखिएगा, ये पूछता है पृथ्वीराज विजय नाम की पुस्तक किसकी लिखी? तो जयानक की लिखी हुई। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने ही तराइन के प्रथम युद्ध में उसको हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, और जो भीम द्वितीय और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध भी आप स्टूडेंट देख के चले जाएगा। ठीक है, तो इसमें पानीपत का युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी बनाम बाबर हुआ था, जो अगला ऑप्शन था। फिर से बता दे रहा हूँ, ये 1191, ये बात बता दी। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, ये भी बात आपको बताई। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, यानी बाद में बहुत 15। और ये किसके किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी बनाम बाबर हुआ। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर बनाम 1556 में। 1556 में अकबर बनाम हेमू हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया है? बता दिया है कि डिफीटेड, तो पृथ्वीराज चौहान है डिफीटेड फर्स्ट टाइम मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। हर्षवर्धन कब शासक बना? ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना था, और 647 ईस्वी तक वो उसने शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया? तो चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया। ठीक है, ये चंदा बैटल ऑफ चंदावर। तो ये हो जाएगा। तराइन के बारे में बता ही दिया आपको ये सारी चीजें। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे वो हमने आपके लिए कवर करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स से, कॉलेज में फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा वीडियो, ताकि हमको भी हौसला मिले और हमें लगे कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ नए वीडियोज आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आएंगे। कोई भी डाउट होगा तो स्टूडेंट कमेंट करेगा या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे पूछ लीजिएगा। आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।